वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपका 14 मई को है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इसमें यह भी प्रयास किया गया है कि यूपीपीसीएस साथ में यूपीएससी दोनों के ही जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक से उनको भी अटैच किया जाए ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार क्वेश्चंस का रिपीटिशन भी देखा जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको पता है कि ये सीरीज बाइलिंगुअल है, आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। और इसको रेगुलरली फॉलो कर कर आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए हमारे क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ के लिए हमारे जो क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी करके सिलेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बीपीएससी, यूकेपीएससी और एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। उनसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करके आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स इजीली मिल जाएंगे। तो अब हम अपना आज का टॉपिक देखते हैं। क्या टॉपिक है? देखिए, आज बेसिकली हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखेंगे। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन से संबंध है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ठीक है, ओजोन को हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है जब हम ग्रीन हाउस गैसेस डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपको थोड़ा सा तब बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम आज देख लेते हैं ओजोन के बारे में। उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर और हम ये भी देखेंगे कि ओजोन में होल कहाँ पर पाया गया है, कौन से साइंटिस्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उससे संबंधित कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देर नहीं करते हैं, अपना टॉपिक देख लेते हैं। आज का पहला ओजोन गैस टॉपिक है हमारा। ये आपको पता है कि ये 2 लेयर्स में अकर करती है एटमॉस्फेयर के। जो सबसे नीचे वाली एटमॉस्फेयर की लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। और जो उसके ऊपर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, और बाकी जो ऊपर की लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, वो आप कमेंट कर बताइएगा। ये हमने बचपन में पढ़ा होता है लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं, आसान है। इसको कमेंट कीजिएगा सारी लेयर्स अगर आपको पता है एटमॉस्फेयर की कौन सी है। बॉटम से टॉप की ओर जाती हुई लेयर्स बताइएगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर कौन सी लेयर्स आती है। ठीक है, तो फिलहाल जो ओजोन है ये ट्रोपोस्फियर में भी पाई जाती है और स्ट्रेटोस्फियर में भी पाई जाती है। ठीक है, और ट्रोपोस्फियर में ये एक्ट करती है एक बैड ओजोन की तरह, यानी कि जब नीचे पाई जाती है तब ये बैड ओजोन कहलाती है, क्योंकि एक ये एयर पल्यूटेंट की तरह कार्य करती है, यानी कि वायु प्रदूषक के रूप में कार्य करती है और ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, सांस लेने में हमारे लिए तकलीफ उत्पन्न करती है। साथ में ये क्रॉप्स, ट्रीज और बाकी अन्य वेजिटेशन के लिए भी नुकसानदायी होती है। और ये किसका मेन इंग्रेडिएंट होती है? जो अर्बन स्मॉग होता है उसका, यानी कि जो शहरी धुंध होता है उसमें ओजोन हमें देखने को मिलती है। और स्ट्रेटोस्फियर में वहीं पर हम ओजोन को गुड ओजोन के रूप में जानते हैं। क्यों जानते हैं? तो स्ट्रेटोस्फियर में इसको गुड ओजोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम देख लेते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ में जो जीवन है उसको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। जो सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उससे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए स्ट्रेटोस्फियर में इसकी जो मौजूदगी है उसको अच्छा माना जाता है। तभी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन जो प्रेजेंट है उसको गुड ओजोन कहा जाता है। और ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, प्राकृतिक रूप से ये उत्पन्न होती है। और हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद है ये डिस्ट्रॉय हो रही है मैन मेड केमिकल्स के द्वारा। कौन कौन से केमिकल्स हैं? जो केमिकल्स हैं उनको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो आपको आगे भी ओडीएस लिखा हुआ मिलेगा तो समझ जाइएगा, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है वो।
इनमें क्या क्या आ जाते हैं? CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई हैं। तो ये सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, जिसकी वजह से जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में डिप्लीट हो रही है। ठीक है, उसके बाद बैड ओजोन जो है ये हमारी डायरेक्टली जो है एमिट नहीं होती है एयर में। ठीक है, बैड ओजोन कहाँ हो गई? ट्रोपोस्फियर में जो पाई जाती है। ये क्रिएट होती है केमिकल रिएक्शन से, किसके किसके बीच में? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में जब रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तब होता है ओजोन का निर्माण ट्रोपोस्फियर में। इसकी वजह से स्किन कैंसर, कैटरैक्ट और कई अन्य नेगेटिव प्रभाव हमारे शरीर में पड़ते हैं, साथ में इकोसिस्टम में भी। और यहाँ पर अगर आप ये पॉइंट सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने क्यों मेंशन किया है, तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, किस प्रकार का कैंसर हो जाता है, ये भी पूछा गया है। इसीलिए ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे रहते हैं उनको ध्यान से सुना करिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से बन सकता है। आगे देखते हैं। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या आइनोस्फियर। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? मुख्य रूप से स्ट्रेटोस्फियर में, यानी कि समताप मंडल में ये पाई जाती है। हमने देखा कि ये नेचुरली पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो गया है। उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन है कि ओजोन परत जो है ये पृथ्वी की परपटी के चारों ओर कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? परपटी से कंफ्यूज मत होइएगा, ये अर्थ का क्रस्ट जो है उससे कितने किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। देखिए, ऐसे तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसे जब किलोमीटर्स दे दिए जाते हैं एग्जाम में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर तक अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जो ओजोन परत है इसका क्या काम है, ये पूछा गया है। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। वर्षा उत्पन्न करती है, प्रदूषण पैदा करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शंस लिख गए हैं, ए 2 बार लिख गया है, सी डी इनको हटा लीजिएगा। उसके बाद है वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो अब इसका आंसर भी आप समझ गए होंगे। वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी विकिरण यानी कि यूवी रेडिएशन। देन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है जो सनलाइट से आती है, ये कॉज करती है रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण प्रतिक्रिया का कारण बनता है, जो निम्न में से क्या उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न करता है? CO, SO2, O3 या फ्लोराइड्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? ओजोन। ठीक है, क्या उत्पन्न करता है? ओजोन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। फिर हम देखते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया वही क्वेश्चन है, पूछा गया है सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होती है इनके कारण हो सकता है, अब रोग बताना है कौन सा। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन कैन कॉज ब्रेन कैंसर, स्किन कैंसर, लीवर कैंसर, ओरल कैंसर। तो इससे क्या होता है? स्किन कैंसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन इसमें क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन का क्षय करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमने देखिए डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, केमिकल्स ऐसे हैं सॉरी, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जिनको ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो यहां पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तीनों ही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में आएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, आते हैं अब ओजोन होल। देखिए इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि ओजोन होल के बारे में हमें कब पता चला। देखिए ओजोन होल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जब हमको पता चला कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन प्रेजेंट है
उसमें छेद हो रहा है, यानी कि जो यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी ओजोन लेयर, वो प्रोटेक्शन खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से इसी की जब इसके बारे में जानकारी हुई तो इसी के बाद आगे चलकर स्टेप्स उठाए गए सारे देशों के द्वारा मिलकर, और आगे चलकर हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है अस्तित्व में। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन होल को किसने ढूंढा, क्या ढूंढा, वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो ओजोन होल है इसके बारे में क्या कहा गया है, 1970 के दशक में अंटार्कटिका पर ओजोन परत पर मानव निर्मित रसायनों, विशेष रूप से कौन कौन से CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के प्रभाव के बारे में किसने बताया था? पॉल क्रुडसन, मारियो मोलिना और शेरवुड रॉलैंड। ठीक है, तो इन 3 लोगों ने बताया था, और आगे चलकर इन लोगों को अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1995 में दिया गया था। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि इस तरह से भी कुछ टफ सा क्वेश्चन बना सकते हैं और ऐसा पूछ सकते हैं कि उनको नोबेल प्राइज मिला या नहीं मिला। तो इन 3 लोगों ने सबसे पहले 1970 के दशक में बताया था। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए, अंटार्कटिका ओजोन छिद्र की घोषणा सबसे पहली बार ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के जो फॉरमैन, ब्रायन गार्डनियर और जोनाथन शंकलिन, ठीक है, या शैंकलिन, इन तीनों लोगों ने की थी। ये ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वेज जो फॉरमैन, ब्रायन गार्डनर और जोनाथन शैंकलिन ने की थी, और ये जर्नल में आया था मई 1985 में। नेचर नामक जर्नल में इसको प्रकाशित किया गया था मई 1985 में। देखिए, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन से देश के थे, तो ये ब्रिटिश के थे। ठीक है, ये ब्रिटिश एंटार्क्टिका सर्वे के लोग थे जिन लोगों ने इसको सबसे पहली बार प्रकाशित करवाया था या इसके बारे में अनाउंसमेंट की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे देखते हैं, फिर ये ओजोन जो है इसको मेजर किससे किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। और ओजोन को मेजर करने का यूनिट कौन सा है? तो ओजोन को मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट्स में। ये भी पूछा गया है कि ओजोन को किस में मेजर किया जाता है, तो डॉप्सन यूनिट्स यानी कि DU में मेजर किया जाता है। और एक ओजोन क्षेत्र को वायुमंडल के एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें ओजोन मान कितना होता है? 220 DU से कम होता है। यानी कि एक ओजोन होल को कैसे डिफाइन किया जाता है? एक एरिया के रूप में डिफाइन किया जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसमें ओजोन की जो वैल्यू है वो 220 DU से कम होती है। तो ये बस थोड़ा डेफिनेशन के रूप में याद रखिए, इतना हमें इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक पॉइंट जनरल पता होना चाहिए। उसके बाद हाल के अध्ययन के अनुसार 30 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री उत्तर के जो लैटिट्यूड्स हैं उन पर जो हमारा पड़ता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? जो ट्रॉपिक्स वाला क्षेत्र है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में जो क्षेत्र होता है ट्रॉपिक्स वाला, इसमें हमको देखने को मिले हैं एक नए ओजोन होल। ठीक है, इन वाले क्षेत्र में ये रीसेंट स्टडी आई थी, उसके बारे में बताया। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एंटार्क्टिका में जो होल पाया गया था उससे 7 गुना बड़े हैं, लार्जर देन 7 times। इट ऑल्सो अपीयर्स अक्रॉस ऑल सीजन अनलाइक दैट ऑफ एंटार्क्टिका। तो ये जो होल पाए गए हैं इनको कहा गया है कि ये प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक सीजन में पाए जाते हैं, जबकि जो एंटार्क्टिका में पाए गए थे होल वो केवल स्प्रिंग सीजन में ही विजिबल हो रहे थे। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे चलकर, तो जब ओजोन के बारे में हमने पढ़ लिया और ओजोन होल के बारे में साइंटिस्ट ने डिस्कवरी कर ली, तो फिर अब क्या हुआ? अब कुछ कदम उठाए जाएंगे कि इसको कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले आता है वियना कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से भी पहले हम देखते हैं वियना कन्वेंशन आता है। इसके माध्यम से क्या किया गया? ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 का ये एक सम्मेलन था, और ये इसमें क्या किया गया? एक तरह का अंतरराष्ट्रीय समझौता था जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य थे इन्होंने समताप मंडलीय ओजोन, यानी कि जो स्ट्रेटोस्फीयर की जो ओजोन परत है, इसको होने वाले नुकसान को रोकने के महत्व को मान्यता दी थी। ठीक है, एक तरह से इन्होंने बस इसको एक बार रिकॉग्नाइज किया था, और इसका मेंबर इंडिया बन गया था 18 मार्च 1991 को, और ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसका सदस्य बन गया था भारत। तो यहाँ पर एक स्टेप ये उठाया गया। अब लेकिन कुछ करने की भी तो जरूरत है, सिर्फ आप इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो वियना कन्वेंशन कब आया था? 1985 में आया था। आगे देखते हैं, फिर आता है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन से है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के यूज को कम करने से है। और क्योटो प्रोटोकॉल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़े दिन पहले वाले लेक्चर्स में, तो आपको पता होगा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने से। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, राइट। तो इनका डिटेल में डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखते हैं अब हम। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक पर्यावरणीय समझौता है, ठीक है। ये जो है ये लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करता है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको रोका जाएगा। तो इसमें लगभग ऐसे 100 रसायन हमने इसके अंतर्गत निर्धारित किए जिन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहा जाता है, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहा जाता है। तो क्या कहा गया है कि वायुमंडल में छोड़े जाने पर ये जो क्या करते हैं रसायन समताप मंडलीय ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो भी केमिकल्स हैं ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, और जब ओजोन को नुकसान पहुंचेगा स्ट्रेटोस्फीयर में तो जो मनुष्यों और पर्यावरण को सूर्य से आने वाली यूवी रेडिएशन है उनके हानिकारक स्तरों से ओजोन बचा नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए 16 सितंबर 1987 को इसको अपनाया गया था। तो अब अगर आप याद करिए तो हम ओजोन डे किस दिन मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को हमने क्या अडॉप्ट किया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। और ये जो प्रोटोकॉल है ये सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए दुर्लभ संधियों में से एक है, यानी कि इसमें आप इंग्लिश में देख लीजिए। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये उन रेयर ट्रीटीज में है जिसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला है, यानी कि सभी देशों ने इसको यूनिवर्सली इसमें हामी भरी है। उसके बाद देखते हैं ये विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग समय सारणी के साथ विभिन्न ओडीएस की खपत और उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से कम करता है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अलग है और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग अलग यहाँ पर स्टेप वाइज मैनर में डिफरेंट टाइम टेबल्स बताए गए थे कि कैसे कैसे इनको कंजम्पशन और प्रोडक्शन को कम करना है। फिर कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। 1987 में हमने देखा कि ये सहमति इस पर बन गई थी और 1989 में इसकी पुष्टि की गई थी। अब आप क्योटो प्रोटोकॉल को भी थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा कि वो किस ईयर में आया था और किस ईयर उसको पुष्टि दी गई थी। मैं नहीं बताऊंगी, हमने अभी रिसेंटली वीडियोस में ही डिस्कस किया है, तो एक बार रिविजन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। 1992 में भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पुष्टि की थी और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये इसके कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष की स्थापना 1991 में की गई थी, यानी कि एक मल्टीलेटरल फंड लाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। किस वर्ष लाया गया था? 1991 में लाया गया था। और ये जो बहुपक्षीय कोष था इसकी जो गतिविधियां थी इसको 4 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, कौन कौन सी? यूएनईपी, और उसके बाद यूएनडीपी, उसके बाद यूनेडो क्या हो गया? यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आखिरी कौन सा हो गया? वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। तो ये जो मल्टीलेटरल फंड है ये बेसिकली 4 एजेंसीज के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाना था, ठीक है। देन आगे देखते हैं आगे क्या। देखिए, तो हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस देख ली और हमको पता चल गया कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था वो इसीलिए लाया गया था कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनके इस्तेमाल को कम किया जाए। तो ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनमें क्या क्या आते हैं? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स HCFCs, और इनका प्रयोग किस में होता था? रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनर में और फोम इंडस्ट्रीज में, फोम के एप्लीकेशंस में इनका यूज होता था। तो इनको कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत कि ये डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को और धीमे धीमे इनका जो प्रयोग है वो कम कर दिया जाएगा। आगे हम क्या देखते हैं? इनके सब्स्टिट्यूट के रूप में ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या आते हैं? HFCs, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। और ये कहा गया कि ये HCFCs और जो CFCs होते थे उनके जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये नॉन ओजोन डिप्लीटिंग ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनसे ओजोन डिप्लीट नहीं हो रही है। और इनका प्रयोग किस में किया जाने लगा? एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एरोसोल्स, फोम्स और बाकी अन्य संबंधित प्रोडक्ट्स में इनका यूज किया जाने लगा, जहां पहले
HCFCs और CFCs का यूज होता था। लेकिन क्या पता चला आगे चलकर कि ये तो ठीक है कि ये ओजोन को नहीं डिप्लीट कर रहे हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है वो तो ठीक है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग इनकी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की तरह ये HFCs एक्ट कर रहे हैं। और इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 12 से लेकर 14,000 है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ाने की जो क्षमता है वो इतनी इनकी ज़्यादा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब इनके उत्सर्जन को भी रोकना पड़ेगा कि एक तरफ हम ओजोन को तो बचा लेंगे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी के लिए अलग तरीके का संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, तो हमने ये देखा कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्षमता भी इसमें बहुत ज़्यादा है, और जो HFC उत्सर्जन है ये प्रतिवर्ष 8% की दर से बढ़ रहा है, और 2050 तक जो वार्षिक उत्सर्जन है, ये वैश्विक वार्षिक उत्सर्जन जो है ये CO2 उत्सर्जन के 7 से 19% तक इसके बढ़ने का अनुमान है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी भयंकर रूप में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो अब कोई ना कोई स्टेप लाने की ज़रूरत होगी, कोई कदम उठाने की ज़रूरत होगी कि अब इसको भी हम रोक सकें। तो क्या होगा, आगे चलकर हम देखेंगे, एक होता है किगाली नामक स्थान पर अमेंडमेंट होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक है, और उसमें फिर हम कहेंगे कि हम HFC को भी बैन करेंगे। तो पढ़ लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्ष यानी कि जो भी पार्टीज थी, जो भी मेंबर्स थे, ये 15 अक्टूबर 2016 को किगाली रवांडा में जगह है वहां पर मिले, और यहाँ पर जो पार्टियां थी उनकी अपनी 28वीं बैठक में HFC को चरणबद्ध करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे, चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए, फेज आउट करने के लिए। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, देख लीजिएगा, चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे। अब एकदम से तो नहीं बंद कर सकते थे इसका, तो इन लोगों ने प्लान किया कि हम इसको फेज आउट करेंगे स्टेप वाइज वे में। देशों ने नियंत्रित पदार्थों की सूची में HFC को जोड़ने पर सहमति व्यक्त की, और 2040 के अंत तक उनकी क्रमिक कमी को 80 से 85% तक कम करने के लिए एक समय रेखा को मंजूरी दी। तो यानी कि 2040 तक 80 से 85% तक इसको कम करने की बात की गई। साथ में विकसित देशों द्वारा पहली जो कटौती थी वो 2019 में होने की उम्मीद है, यानी कि उम्मीद थी, 2019 तो बीत चुका है, और विकासशील जो देश हैं ये 2024 में, और कुछ देशों के लिए 2028 में HFC खपत के स्तर पर रोक लगा दी जाएगी, राइट। तो ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम है, अब चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। बाकी किगाली अमेंडमेंट जो है वो किससे संबंधित है, हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, क्योंकि HFCs जो है उसको भी अब फेज आउट करना है धीमे धीमे। उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं HCFCs, यानी कि जिसको इनिशियली बैन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो HCFCs के लिए कहा गया है कि ये ओजोन डिप्लीटिंग भी है और साथ में ये ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है। तो और जो मोस्ट कॉमन HCFCs हैं ये 2000 गुना ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा शक्तिशाली हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। इनकी जो क्षमता है ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने की, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने की, वो 2000 गुना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। देखिए, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कई बार हम ऐसे स्टेटमेंट्स में देखते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि 2000 गुना ज़्यादा है कि 10,000 गुना ज़्यादा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक बार ध्यान रखेंगे तो आप सही आंसर टिक कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सितंबर 2007 में ये जो मेंबर्स थे इन्होंने डिसाइड किया था कि ये अब शीघ्र अतिशीघ्र करके जो HCFCs है इनको फेज आउट करेंगे, और इसके लिए भी कुछ रखा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको रिड्यूस करना है अपना कंजम्पशन HCFCs का, और डिसाइड किया था कि 2020 तक ये कंप्लीटली खत्म कर देंगी, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको स्टार्ट करना था अपना प्रोसेस 2013 तक से, और स्टेप वाइज रिडक्शन कब तक करना था, 2030 तक। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये बीच में HCFCs के बारे में आ गया है, थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूरी है हमारे लिए, तो वो देख लेते हैं। वो देख ली है हमने यहाँ पर। अब वापस हम चलेंगे अपने HFC पर, जिसके लिए किगाली अग्रीमेंट हुआ था कि अब इसको भी धीमे धीमे फेज आउट करना है। देखिए, अगर हम HFC का यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के एमिशन को की जो अनकंट्रोल ग्रोथ है वो ऐसे ही चलती रहेगी, तो जो पेरिस क्लाइमेट के अंतर्गत अग्रीमेंट के अंतर्गत कहा गया था कि हमको इस शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है इंक्रीज
टेम्परेचर जो इंक्रीज है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, वो संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए अर्जेंट नीड है कि हम HFCs को भी धीमे धीमे इसके प्रयोग को भी खत्म करें। तो यही पॉइंट्स जो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं वो रिपीटेड लिखे हैं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो पार्टीज थी, जो मेंबर्स थे, इन्होंने 28वीं मीटिंग में ये 15 अक्टूबर 2016 को किगाली रवांडा में ये निश्चय किया था कि अब HFCs को भी फेज आउट किया जाएगा। इसीलिए जो किगाली अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो कंट्रीज थी हमने ये भी देख लिया है पॉइंट, ये पॉइंट्स जो है थोड़े से रिपीटेड है, लेकिन फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देशों ने नियंत्रित पदार्थों की सूची में HFC को जोड़ने पर सहमति व्यक्त की थी और 2040 के अंत तक क्या कहा था कि इसको ग्रेजुअल इसका रिडक्शन हो जाएगा 80 से 85% तक। तो HFCs और HCFCs में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे लग रहा है अब आप थोड़ा क्लियर हो गए होंगे इससे। इनिशियली HCFCs को रोका गया था और CFCs को, और उसके बाद आगे चलकर किगाली में HFCs को भी रोक दिया गया था, फेज आउट करने की बात की गई थी। फिर आगे देखते हैं। देखिए ये जो किगाली अमेंडमेंट था ये फोर्स में कब आया था? ये फोर्स में आया था 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, जिन कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया था उन कंट्रीज के लिए 1 जनवरी 2019 को फोर्स में आ गया था। HFC को समाप्त करने का मार्ग उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाले विकल्पों पर निर्भरता को कम करना, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हमने जो HCFC फेज आउट प्रक्रिया को शुरू किया था उसी के हिस्से के रूप में कम GWP क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ऐसी ऑल्टरनेटिव लेकर आए कि जो ग्लोबल वार्मिंग को कम बढ़ावा दे। ठीक है, उसका जो पोटेंशियल हो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का वो कम हो। ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने में वृद्धि करना है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट हमें टेक्नोलॉजीज लेकर आनी है और इसको समाप्त करना है इसके प्रयोग को। प्रोटोकॉल के जो पक्षकार रहे हैं, जो भी मेंबर्स रहे हैं, इन्होंने 1990 के स्तर की तुलना में विश्व स्तर पर 98% ODS को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। यानी कि प्रोटोकॉल के मेंबर्स ने, पार्टीज जो भी रहे हैं, इन्होंने 1990 के लेवल से 98% ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को समाप्त कर दिया है। क्योंकि इनमें से जो अधिकांश पदार्थ हैं ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी वैश्विक जलवायु प्रणाली के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो गैसेस रही हैं ओजोन डिप्लीटिंग, ये ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 98% फेज आउट कर दिया गया है 1990 के कंपैरिजन में। जो 1990 के लेवल्स थे उसके कंपैरिजन में 98% कमी की गई है। तो ये स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन पॉइंट बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि इंडिया ने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B इसको सक्सेसफुली फेज आउट कर लिया है। तो इंडिया में अब इसका उत्सर्जन नहीं होता है। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता था? इसका प्रयोग, ये जो केमिकल है इसका प्रयोग किया जाता था फोम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में, और ये एक ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल था। CFCs के बाद एक बहुत ही बड़ा ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल इसको माना जाता है। तो याद रखिएगा कि इंडिया ने इसको सक्सेसफुली फेज आउट कर लिया है। तो अगर आपके सामने कभी आप जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो इंडिया के जो कुछ भी अचीवमेंट्स होंगे तो वहाँ पर भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल हम उससे वापस आते हैं। मेंस हमारा एम नहीं है, फिलहाल हमारा प्रीलिम्स का एम है। और अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन को बताने से पहले, डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए एक हमारा क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें 780 पेजेस का मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसको पढ़कर आप आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स को इस मटेरियल के माध्यम से। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में BEO, RO, ARO, PCS सभी अन्य एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो गिवन नंबर्स हैं यहाँ पर, इन पर कनेक्ट कर इनसे संबंधित अधिक जानकारी ले सकते हैं और आसानी से अपना स्थान बना सकते हैं प्रीलिम्स में, राइट। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन क्षयकारी पदार्थ के नियंत्रण और चरणबद्ध उपयोग के मुद्दे से जुड़ा है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। तो आप समझ गए होंगे कौन सा जुड़ा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किसके संरक्षण से संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसें, अम्ल वर्षा, ओजोन परत, लुप्त प्राय प्रजातियां। तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है ओजोन परत से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर हम एक करंट अफेयर का टॉपिक करते हैं, तो वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास देखेंगे। आई होप आज के जो भी एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हमने लिए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और इसको देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा, पिछले 1-2 सालों से ये चल रहा है ये प्रक्रिया कि चीतास को लेकर आया जाएगा बाहर से, और इंडिया के जो नेशनल पार्क है वहाँ पर रखा जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत ये किया जा रहा है, जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है चीतास को। ये दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट होगा, यानी कि दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि अंतर महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में एक बड़ा जंगली मांसाहारी जानवर जो है वो स्थानांतरित किया जा रहा है। रिसेंटली क्या किया गया है, 12 जो चीते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया गया है इंडिया में। कहाँ से लाए गए हैं? ये साउथ कोरिया से लाए गए हैं, और इनको इंट्रोड्यूस किया गया है कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहीं पर इनको लाया जा रहा है। ये कहाँ से लाए गए हैं? साउथ अफ्रीका से। इससे पहले 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से सितंबर 2022 में। ठीक है, तो ये 2 कंट्रीज से आए हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। एम क्या है? एम क्या है इनको रीइंट्रोड्यूस करने का इंडिया में? एम है कि जो चीता की पॉपुलेशन एक्सटेंट हो चुकी है इंडिया में 1950 के दशक से, उसको हम दोबारा से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। यहाँ पर फिर से हम एक बार पॉपुलेशन चीता की बढ़ाना चाहते हैं। और एक और पॉइंट है, पॉइंट ये है कि जो ये कूनो नेशनल पार्क है वो पूरी तरह से, इतने सारे चीते जो आ गए हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने ऑफर किया है कि इनके पास मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर इन चीतों को रखा जा सकता है, लेकिन हालांकि इसको मना कर दिया गया है। तब भी आप एक पॉइंट के रूप में इसको याद रख सकते हैं। साथ में गंगा सागर और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर इनका भी निर्माण किया जा रहा है कि यहाँ पर भी चीतों को आगे रखा जा सके। इसके साथ ये भी याद रखिएगा, ये जो चीते हैं ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम को कंजर्व करने में हेल्प करेंगे। अब कैसे हेल्प करेंगे? जब इनको रखा जाएगा तो ग्रासलैंड कैसे कंजर्व होगी? वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ पर जो नेचुरल हैबिटेट है बाकी एनिमल्स का वो भी प्रोटेक्ट हो सकेगा। इस तरह से ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम कंजर्व करने में भी हेल्प करेंगे, राइट। तो हमने ये देख लिया है आज का टॉपिक, और ये करंट अफेयर का टॉपिक भी देख लिया है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।